गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है जिसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा आपके लिए क्लास 8 में। चलिए देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपने मेटल्स के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। प्लास्टिक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या हो गए? आपके नॉन मेटल्स हो गए। तो ये सब तो हम जान लेते हैं, ये सब तो कॉमनली हम जानते हैं, लेकिन इसमें हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कैसे हम मेटल और नॉन मेटल को अलग कर सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन के लिए हम एलिमेंट वर्ड का यूज करते हैं, तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले एलिमेंट वर्ड का डेफिनेशन देखेंगे। तो एलिमेंट वर्ड का डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, द सब्सटेंस या द सब्सटेंस व्हिच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम स्ट्रेंथ से, मान लीजिए किसी चीज़ को अगर हम हथौड़े से तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम फिजिकली स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं, और तो वो वहाँ पे हमने केमिकल का यूज़ नहीं किया, तो हम उसको उतना फाइनेस्ट नहीं बना सकते जितना हम किसी भी चीज़ को केमिकली तोड़ सकते हैं। लेकिन जब किसी सब्सटेंस को हम और ज़्यादा नहीं तोड़ पाएंगे, किसी एक सब्सटेंस को हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वही क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। जैसे आप जान लीजिए कि सिर्फ आयरन है और बहुत सारे आयरन के अलग अलग एटम्स हैं, तो वो क्या होगा? बहुत सारे आयरन के अलग अलग एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे H2O हाइड्रोजन है और वाटर है, H2O किससे बना होता है? H2O, हाइड्रोजन एंड वाटर से। तो केमिकली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या हम हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं आगे, या ऑक्सीजन को आगे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, हम उस कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन एलिमेंट है हम उसको नहीं तोड़ सकते, और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसको नहीं तोड़ सकते। तो ये है बेस्ट एग्जांपल, द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस को आप सिंपलर सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन से और नहीं तोड़ सकते, वही क्या है? आपका एलिमेंट है। तो चलिए एलिमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? तो हमने जान लिया, अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, a substance which cannot be broken a substance which cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction into simpler substance by chemical reaction is called an element। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एक एलिमेंट कहेंगे। तो जब मैं एलिमेंट का डेफिनेशन आपको बता रहा था, तो मैंने एक वर्ड का यूज किया, एटम। तो एटम क्या होता है? तो एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि हमने H2O को तोड़ा, अब H2O में टूटा तो H2 और O यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब यह एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन 2 अलग अलग है, उनको हम अलग कर सकते हैं, अलग अलग हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो वो हाइड्रोजन को, उस 2 में से एक हाइड्रोजन जिसको अगर हम अलग कर देंगे तो एलिमेंट से क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। और यहाँ जो ऑक्सीजन अकेला बैठा वो क्या है? एटम है। यानी एलिमेंट का जो सबसे यूनिट पार्ट होगा, यानी सबसे
पहला चीज या कोई सिंगल चीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोई सिंगल एक एलिमेंट का एक सिंगल एटम होगा, क्योंकि आपको पता है कि एलिमेंट किस चीज से बनता है, तो एटम से मिलके बनता है। जैसे आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो बनते हैं किसी से बनते हैं, टिश्यू जो बनते हैं किसी से बनते हैं, तो सेल से मिलके बनते हैं। लाइक दैट एटम से मिलके एक एलिमेंट बनता है। तो अगर हम उस एटम की बात करें तो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम के बारे में जान लेते हैं, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल हमारे नेचर में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये कोई भी नहीं जानता कि कितने प्रेजेंट है, लेकिन जितने अभी हम जान पाए उनकी संख्या, उनका नंबर 92 है। और हो सकता है आगे जब हम आगे बढ़ें तो लाइफ में आगे फ्यूचर में हमें और भी एलिमेंट डिस्कवर हो, लेकिन अभी तक हम जितना जानते हैं उसमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, तो देयर आर 92 naturally there are 92 naturally occurring element known to us in प्रेजेंट। तो हमारे पास 92 ही नेचुरली अकर, जो नेचर में अकर होते हैं, जिनको कोई मेन मेड नहीं होता, ये प्रकृति में खुद ब खुद बन जाते हैं। तो देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नोन टू अस इन प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे आपको पता होगा कि हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए उनके कैरेक्टर को देखते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि क्लास 7 में आपने पढ़ा, या क्लास 8 के भी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो दोनों के रूल्स अलग थे। अगर दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, उनके एग्जाम्पल्स अलग थे। कॉन्टैक्ट के क्या थे, तो मस्कुलर हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया और फ्रिक्शन फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट की बात करें जिनमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, तो मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स हो गया या आयोनिक फोर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या थे, उनके कैरेक्टर्स अलग थे, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में। इसी तरह अगर प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी में चेंज आता है, तो हम भी उनको डिवाइड कर देते हैं मेटल और नॉन मेटल में। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, on the basis of properties elements can be divided in 2 parts। 2 पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को तोड़ सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो वो दोनों कौन से होंगे, मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। ये भी उसी तरह है, मान लीजिए कॉन्टैक्ट, ये नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे नॉन लग गया, यानी इन दोनों का नेचर क्या होगा, आपस में कुछ उल्टा होगा, दोनों के नेचर्स में मैच नहीं होंगे। तभी तो हमने जाके इनको अलग किया। अगर दोनों के नेचर मैच कर रहे होते तो ये दोनों अलग क्यों होते। ओके, अब हम देखेंगे मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिक पे इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। ओके, ऑफ
मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। तो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं और वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए हमारे घरों में जो यूटेंसिल्स या वायर्स यूज होते हैं वो हमेशा किसी के होते हैं, मेटल्स के होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल होते हैं तो मेलिएबल की वजह से क्या होता है कि उनका हम कोई भी शेप दे सकते हैं, उनको हैमर करके हम उनको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यूटेंसिल्स के शेप्स को देते हैं हम, अलग अलग डिजाइन्स के शेप को, वो हम मेलिएबिलिटी के चलते, मेलिएबल होने के, अगर मेटल मेलिएबल होता है इसलिए दे पाते हैं। अब उनमें डक्टिलिटी होता है इसलिए हम उनका वायर बना पाते हैं, और चूंकि उनमें कंडक्टेंस होता है वो हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट कर सकते हैं। हीट को कंडक्ट करते हैं इसलिए हम खाना बना पाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इसलिए वायर्स के लिए हम मेटल का यूज़ करते हैं। तो लिख लेते हैं मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो मेटल्स आर मेलिएबल, कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, मेलिएबल का मतलब आपको समझ आ गया कि हम इनको हैमर करके कोई भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद डक्टाइल, और क्या होता है, ये डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब इनको हम लंबे वायर्स में खींच सकते हैं बिना टूटे। एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं ये, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो एग्जांपल्स में आयरन बहुत कॉमन है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, etc। ठीक है, ये सब कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इनका उल्टा होता है। एलिमेंट्स आर which elements which are not malleable, not ductile and are not good conductor of heat and electricity। ठीक है, इनका यही होगा, elements which are not malleable, ductile, which are not, इसी को मेंशन रखेगा कि ये लोग नहीं होते, which are not malleable, ductile and good conductor of heat and electricity। ओके, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, तो सोडियम, ओके, सोडियम, और भी बहुत सारे हो जाते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में क्या होता है, अब देखिए कि एक चीज़ और है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डक्टाइल और गुड कंडक्टर तो नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते, इसलिए इनका एक और नेचर होता है जो मैं आपको बताना भूल गया। इनका नेचर जो होता है वो ब्रिटल होता है। कैसा नेचर होता है, ब्रिटल। ओके, ब्रिटल नेचर क्या होता है, तो ब्रिटल नेचर की वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम इनको हैमरिंग करते हैं ये टूट जाता है, या जैसे ही हम इनको वायर खींचने की कोशिश करते हैं तो भी ये टूट जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल को भी ऐड कर लीजिएगा। इनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो हमारा हो गया फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, ग्रेफाइट। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये सब एग्जाम्पल्स किसे हो गए, तो
तो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब चलिए हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगा कि मेटल्स क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में इतना सारा डिफरेंस है कि मेटल का हर काम उल्टा नॉन मेटल में हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक होता है बीच का, जिनमें थोड़ा बहुत क्वालिटी मेटल का भी होता है और थोड़ा बहुत नॉन मेटल का भी होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स। आपने मेटलॉइड्स के बारे में सुना होगा, या अगर नहीं सुना तो आप जान लीजिए कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ खास कंडीशन है, ऐसे तो ये नॉन मेटल होते हैं, और कुछ खास कंडीशंस के मिलने के बाद ये किस तरह से बिहेव करते हैं, तो एज अ मेटल बिहेव करते हैं। इसके लिए इनका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स which are able to exhibit the nature of both metal and नॉन मेटल। ठीक है, जिनमें क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के नेचर को एग्जिबिट, यानी उनके अंदर उस दोनों क्षमता को यूज करने की एबिलिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स के एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए एग्जांपल्स। सिलिकॉन बहुत कॉमन होता है, सिलिकॉन के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद जर्मेनियम के बारे में आपने सुना होगा, और आर्सेनिक के बारे में भी। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, तो ये सब मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए देखते हैं। Okay, let's see our next topic, that is physical properties of metals and non-metals. Okay, चलिए देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करते हैं, यानी उनके बीच डिफरेंशिएट करते हुए है हमारा मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको मेलेबिलिटी के बारे में बताया था। मेलेबिलिटी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को हैमर करके उसको सीट के फॉर्म में बनाते हैं, या हम उसको कोई भी शेप देते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी वही है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल या प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट which can be hammered in sheets। चलिए
तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे घर में खाने को प्रिजर्व करने के लिए या गर्म रखने के लिए जिस चीज़ का यूज होता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम फॉयल। अब सोचिए एल्युमिनियम फॉयल इतना पतला कैसे हो सकता है, तो वो किस प्रोसेस से होता है, तो वो होता है आपका मेलिएबिलिटी के प्रोसेस से। मेलिएबिलिटी के प्रोसेस से उसको बहुत ज़्यादा पतला किया जाता है और फिर हम उसका आसानी से डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। या आप किसी भी मेटल को शीट के फॉर्म में देखते हैं तो वो किससे पॉसिबल हो पाता है, तो मेलिएबिलिटी के प्रोसेस से। तो आप ये जान लीजिए, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट निकल के आता है, metals are malleable non-metals are brittle। अब आप सोचेंगे कि मैंने इस ब्रिटल वर्ड का यूज़ किया क्या, तो ब्रिटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटल वही हो नेचर होता है जिसमें किसी भी चीज़ को अगर आप हैमर करते हो तो वो टूट जाती है। जैसे आप कार्बन को हैमर करके शीट में नहीं बना सकते, ग्रेफाइट एक्चुअली शीट में आता है लेकिन वो किसी और नेचुरली अकरिंग फॉर्म की वजह से, ना कि उसको शीट के फॉर्म में लाया जाता है। आप ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, इनको नहीं ला सकते हैं थिन शीट्स में, ठीक है। तो ये मेलिएबिलिटी के प्रोसेस को एग्जिबिट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, ब्रिटल, क्योंकि ये थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ देने के बाद टूट जाएंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या होगा, आपकी डक्टिलिटी। चलिए, तो डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन विच वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट का पतला सा वायर खींच सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आप प्लास्टिक का या कार्बन का या फॉस्फोरस का कितना लंबा वायर खींच सकते, थोड़ा सा बड़ा खींचेगा और वो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन आप देखिए बहुत दूर दूर से पोल पर जो एल्युमिनियम्स के या आयरन के आप ट्रैक्स देख लीजिए, इनके इतने लंबे लंबे वायर्स जो हैं, ट्रैक से ऊपर जो भी वायर्स रहते हैं, वो कैसे इतने ज़्यादा दिनों तक रह पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है डक्टिलिटी की। अगर आप उनके वायर्स बनाओगे, कितना भी पतला उनको कर दो, वो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर्स में जो कॉपर के वायर्स यूज होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में, ट्रांजिस्टर्स में वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, वो नहीं टूटते हैं, क्योंकि उनमें ये नेचर होता है डक्टिलिटी का। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच अलाउज या ये भी लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच अलाउज टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। चलिए लिख लेते हैं, the property of an element which can be drawn into thin wires, मतलब पतले तारों में, ठीक है। तो इसमें आप जानते होंगे, आपने कभी नॉन मेटल के वायर्स देखें, नहीं देखें। पहला बात, ऐसा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करते, ना हीट ना इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चीज़ को, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी एक प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसके लंबे तार खींच सकते हैं। तो हम कहाँ थे, हम ये बता रहे थे आपको कि नॉन मेटल के आपने कभी वायर्स देखे नहीं। उसके बहुत सारे रीजंस ये हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए तो उनका वायर बनाने का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए हम हमेशा मेटल के वायर्स बनाते हैं। लेकिन ये कैपेबिलिटी मेटल में ही होती है कि हम उनके कितने भी लंबे वायर्स खींचें वो टूटेंगे नहीं, मतलब बहुत आगे खींचे जाने पे टूट सकते हैं लेकिन सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है, बहुत हद तक सरवाइव करते हैं। इसीलिए इसमें भी आंसर्स आपके क्या होंगे, तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। या आप ये भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मैं आपको लिख देता हूँ, हेल्प हो जाएगा, नॉन डक्टाइल, या यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन मेलिएबल, ठीक है, नॉन मेलिएबल, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा।
ठीक। अब जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे कंडक्टिविटी। हमारा तीसरा क्या होगा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी क्या होता है? तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने थ्रू हीट या लाइट को, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट which allows heat and electricity to pass through them। उनसे पास करने का जो उनको पास करने के लिए, अपने से पास करने के लिए अलाउ करता है, वो क्या होते हैं? उनमें कंडक्टिविटी का नेचर होता है, यानी वो कंडक्टर होते हैं। तो आपको पता है कि वायर्स हम किसके बनाते हैं? मेटल्स के, यानी वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। हमारा जो यूटेंसिल्स है, कुकिंग यूटेंसिल्स है, वो हीट को, जो नीचे का हीट होता है उसको ऊपर लेके पास करता है, तो वो क्या करता है? हीट को कंडक्ट करता है। इसलिए हम मेटल के ही यूटेंसिल्स और वायर्स बनाते हैं, ना कि नॉन मेटल्स के, यानी इसका भी वही आंसर होगा। Metals are conductor, non-metals are insulators। इंसुलेटर का मतलब ही यही होता है जो कि क्या हो? नॉन कंडक्टर हो, मतलब जो कंडक्ट ना कर सके उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इंसुलेटर बोल सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन केसेस थोड़ा बहुत होते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन जो है, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसका एक फॉर्म है, कार्बन का एक फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डायमंड हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो हम एक्सेप्शन केस को भी नॉन मेटल में ही लिख लेंगे। ग्रेफाइट conducts electricity even it is a non metal। ये एक नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे? ये एक्सेप्शन केस है। क्या है? एक एक्सेप्शन केस है इस वाले प्रॉपर्टी का। ठीक है, इस वाले फिजिकल प्रॉपर्टी का ये एक एक्सेप्शन केस है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ वाले फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो लस्चर। अब लस्चर, ये लस्चर क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी मेटल को फ्रेशली पॉलिश करते हैं, उसको फ्रेशली पॉलिश करने से पहले अगर आप उसको फ्रेश रखते हैं तो क्या करता है कि साइन करता है। आपने नॉन मेटल को साइन करते देखा है? नहीं। आपने कभी एस को रखा हुआ साइन करते देखा है? नहीं। आपने वुड को रखे देखा और उसको साइन करते देखा है? नहीं, वो साइन नहीं करते। साइन क्या करते हैं? मेटल साइन करते हैं। ठीक है, तो लस्चर वही होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच अलाउज इट टू साइन। वो क्या करता है? उसको साइन करने के लिए, यानी उसमें एक साइनी नेचर देता है। जिसमें भी साइनी नेचर होगा वो लस्चरस होगा, जिसमें साइनी नेचर नहीं होगा वो लस्चरस नहीं होगा। तो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लस्चरस होते हैं, उनमें साइन होता है, और नॉन मेटल्स में साइन नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन केस है आपका आयोडीन। आयोडीन है तो एक नॉन मेटल, लेकिन इसमें लस्चर होता है। चलिए देख लेते हैं। और हाँ, ग्रेफाइट भी थोड़ा बहुत साइन करता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत साइन करता है। The property of an element which gives it a shiny नेचर। ठीक है, साइनी नेचर देता है। तो आपको भी पता है मेटल्स आर लस्चरस।
मेटल्स क्या होते हैं? तो लस्चरस होते हैं, इनमें लस्चर होता है। सॉरी metals are lustrous and non-metals are non-lustrous। ठीक है, इनमें लस्ट्रस नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन केस है जिसको हम मेंशन करते हैं। हमारा एक्सेप्शन केस क्या होगा? तो ग्रेफाइट एंड आयोडीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें अपना लस्टर होता है। ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव देयर लस्टर, उनमें अपना लस्टर यानी अपना साइन होता है। चलिए अब हम आगे अपने अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारा अगला फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है? स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम बात करेंगे सोनोरस की और उसके बाद बात करेंगे हार्डनेस की। चलिए इसी चैप्टर में आपको, जैसे आपने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा, उसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ना है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शुरू करेंगे। पहले हम देख लेते हैं अपना, ठीक है, अपना 5th वन जो होगा हमारा स्ट्रेंथ। अब आपने स्ट्रेंथ के बारे में देखा। स्ट्रेंथ क्या होता है? आपको स्ट्रेंथ का मतलब पता होगा कि किसी भी चीज़ में कितना ज़्यादा ये है कि वो कितना ज़्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्टिव लगा सकती है, या किसी भी ऑब्जेक्टिव लगाए हुए कितने फोर्स को अपने ऊपर एक्वायर कर सकती है। तो अब आप जस्ट एक बार थिंक कीजिए कि आपके घर में रखा हुआ टेबल है, वो कितना ज़्यादा फोर्स को कैपेबल, या वो कितना ज़्यादा वेट उठा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो या 400 किलो तक जाने के बाद वो टूट जाएगा। लेकिन आप ब्रिजेस देखिए, आपने कभी देखा है कि बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं वो कभी वुडन के बनते हैं? नहीं, वो हमेशा किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो वो हमेशा बनाए जाते हैं मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मेटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को एक्वायर कर सकते हैं, वो बहुत हद तक वेट को, मतलब वो बहुत ज़्यादा वेट को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ में आपको पता होगा कि मेटल्स का स्ट्रेंथ जो होता है बहुत हाई होता है। मेटल्स हैव हाई स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स हैव लो स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स का स्ट्रेंथ कम होता है। नॉन मेटल्स हैव लो स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हम अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज जो देखेंगे वो होगा हमारा सोनोरस। ठीक है, सोनोरस के बारे में हम देखेंगे। सोनोरस क्या है? देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो बेल होगा, अगर जब वो बेल रिंग होता है तो एक प्लीजेंट साउंड आता है, प्लीजेंट साउंड यानी रिंगिंग साउंड आता है। लेकिन वही आप किसी वुडन को स्ट्राइक कीजिए, वो जो साउंड होगा वो रिंगिंग नहीं होगा, वो बिल्कुल फेंट साउंड होगा, एकदम अजीब सा। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ मेटल्स में होती है कि अगर आप उस पर स्ट्रक करते हैं तो जो साउंड आएगा वो कैसा साउंड होगा? रिंगिंग साउंड होगा। अगर आप नॉन मेटल पे स्ट्रक करेंगे तो वो बहुत फेंट साउंड होगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स कैसे होते हैं? तो सोनोरस होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, आर नॉन सोनोरस। इसीलिए टेम्पल्स में, चर्चेज में या आपके स्कूल के बेल में जो चीज़ यूज होता है रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमेशा क्या होता है? मेटल होता है। चलिए अब अपने लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और वो होगा हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ।
फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ, अब देखिए आपको पता होगा कि मेटल का जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो बहुत हार्ड होता है, यानी मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आपने मेटल को कभी आपने ये ट्राई किया है कि अगर आप चाहें तो मेटल को इतनी आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, मेटल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ के इसको हम ये हार्डनेस भी मान सकते हैं, हार्डनेस, ये भी एक मतलब इसका दूसरा नाम हार्डनेस है। तो हम इतना सिंपल समझ लेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ओके। बट यहाँ हमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन केस देखने के लिए मिलता है। चलिए तो हम अपना एक्सेप्शन केस देख लेते हैं। हमारा एक्सेप्शन केस यहाँ क्या होगा, तो आपको पता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनको आप किसी भी नाइफ से या सीजर्स से कट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड बिल्कुल नहीं होते। लेकिन जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका सिल्वर या गोल्ड ले लीजिए, वो सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब मेटल्स हार्ड होते हैं, और आपने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। तो यहां हमारा एक्सेप्शन केस क्या कहता है, हमारा एक्सेप्शन केस कहता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बट ये क्या है, एक नॉन मेटल है। सो इट इज अ एक्सेप्शन केस टू हार्डनेस। तो हार्डनेस में हमने दो एक्सेप्शन केसेस देखे, मेटल नॉन मेटल में। दोनों में मेटल में हमारा हार्डनेस का केस था सोडियम और पोटेशियम, जो मेटल होते हुए भी सॉफ्ट हैं। और दूसरा एक्सेप्शन केस हमने नॉन मेटल में देखा, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आगे जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।